हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सबसे पहले बहुत बुरा लग रहा है, इतना लेंदी पेपर बनाना क्यों चाहते हैं? सीसेट के माध्यम से किन विद्यार्थियों को एलिमिनेट करना चाहते हैं? हमारी माननीय संस्था को मैं ओपन चैलेंज देता हूं, इनकी पूरी टीम, इनकी जितनी टीम होगी 2 घंटे में पेपर एक्सप्लेन करके दिखा दे। मैं कहता हूं सॉल्व करके दिखा दे 2 घंटे में सीसेट का पेपर। एक तरफ तो अजीबो गरीब सवालों का बोलबाला, दूसरी तरफ पेपर की कठिनाई को बढ़ाना अपनी जगह है, पेपर को लेंदी करना अपनी जगह पर है। मैं आपको खुलकर बता सकता हूं, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही ऐसा पेपर बना सकता है। यदि इन्हें लगता है कि ये इस तरीके की चीजों से अच्छे बच्चों को आकर्षित कर लेंगे, तो मुझे लगता है अच्छे बच्चे भी इससे आकर्षित नहीं होंगे। जब मैंने पेपर 1 सॉल्व किया तो मुझे लगा था कि कट ऑफ 70-75 तक जाएगा, लेकिन जीएस को हल करने के बाद यह बात तय हो गई कि कट ऑफ 70 से नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि सीसेट जिस तरीके से पूछा गया है वास्तविक रूप में खुली नाइंसाफी जैसी बातचीत है। कॉम्प्रिहेंशन केवल 23 कर दिया गया है, 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल के आए हैं, डेटा सफिशिएंसी के सवाल कम कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत गंदे सवाल पूछे हैं। इस बात को भी मैं मानता हूं कि लगभग क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? ठीक है, वॉइस आ रही है अब? ठीक है, वॉइस आ रही है। मतलब मैं अपनी बातों को वापस दोहरा दे रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं जो भी पेपर बनाने वाले लोग हैं, जो भी आइंस्टीन के परिवार से हो सकते हैं, रामानुजन के परिवार से हो सकते हैं, जो भी जिस भी परिवार से बिलोंग करते हैं, मुझे इस पेपर को 2 घंटे में कोई हल करके दिखाए। यूट्यूब पर जितने भी 30 मार्क खा हैं, जो भी अपने आंसर लेकर आएंगे कि भयानक क्वेश्चन, हलवा जवाब, ऐसे लोगों से भी ओपन चैलेंज है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल सबको जोड़ते हुए 2 घंटे में उत्तर लाके दिखा दो। 2 घंटे में, जबकि आपके पास चैट जीपीटी भी होगा, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ये कौन बना रहा है पेपर? और ऐसा पेपर बनाकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन बच्चों को आकर्षित करना चाहते हैं। हम परीक्षा का माध्यम या परीक्षा को इसलिए ले रहे हैं
ताकि हम अच्छे विद्यार्थियों को चुन सके। कि हम अच्छे विद्यार्थियों को डिमोटिवेट करना चाहते हैं। हम भारत को एक ऐसे सिविल सेवक देना चाहते हैं जो बाकियों से बेहतर हो और जिनके अंदर क्वालिटी अच्छी हो। हम ऐसे लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अच्छे विद्यार्थियों को भगाने के लिए पेपर ले रहे हैं। वास्तविक रूप में सी सेट का पेपर देखने के बाद मैं यह दावा कर सकता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि जी इसका कट ऑफ 70 से ज्यादा जाना चाहिए फाइनल कट ऑफ की अगर हम बातचीत करें। दुख की बात है कि भारतीय परीक्षा प्रणालियां इस तरीके से मतलब खराब होती जा रही है कि हम योग्यता की जगह पर अयोग्यताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। ये तुक्केबाजी का खेल हो गया। अब तुक्काबाजी, जिसका तुक्का लग गया वो सही है। मैं ये भी मानता हूं 30-35 क्वेश्चन इसमें हल करने जैसे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 30-35 क्वेश्चन को आप अगर करवाना चाहते तो फिर इसको कट ऑफ क्यों कह रहे कि 66 नंबर लाने चाहिए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग कर दीजिएगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि, जो भी ऐसे विद्यार्थी जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, आप पूरी तरह से उनको खदेड़ देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में भारत के सिविल सेवा में कुछ पर्टिकुलर लोगों के अलावा समावेशन मिल पाएगा। और मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत ही गंदे तरीके से कहना चाहता हूं कि ये कॉकरोच कहना चाहता है कि आप पूरी तरह से गंदगी कर रहे हैं, पूरी तरह से, परीक्षा में भी और परीक्षाओं के बाद भी। आप इंस्टीट्यूट को खत्म करने की जगह इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं। जितना सवाल कठिन आएगा, जितना विद्यार्थी कोचिंगों की तरफ जाएगा। आप चाहते अगर हैं कि कोचिंगों से बच्चों का मोह भंग हो सके, तो उन सवालों को दीजिए जो सेल्फ स्टडी से भी हल हो सके। उन सवालों को दीजिए जो वास्तविक रूप में कक्षा 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद बच्चा हल कर सके। कठिन सवालों का सिंपल सा अर्थ है कि आप कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर आप अच्छे बच्चों को भगाना चाहते हैं। मैं बड़ा दुखी हूं कि मुझे इस बार ऐसा लग रहा था कि पेपर सिंपल इसलिए आएगा क्योंकि पूरे 2 साल से क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि सी सेट बहुत ही हवा कर दिया गया है, कठिन कर दिया गया है। पर पुनः उन्होंने अपनी कोई रणनीति नहीं बदली है। मुझे नहीं पता पेपर बनाने वाले आखिर किस लक्ष्य को लेकर ऐसा पेपर बना रहे हैं। मुझे भी आप बताइएगा। मुझे 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे लग गए। आपको पता होगा मैंने 8 बजे के आसपास पेपर 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म किया और पेपर 2 पर आया। 2.5 घंटे मैंने कुछ सवालों को सॉल्व ही नहीं किया है, मैं केवल उनका आंसर बता दूंगा जो मुझे आंसर मिला है, क्योंकि ओरिजिनल आंसर के बाद भले ही मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि वास्तविक रूप में किन सवालों में गलतियां हो सकती है। सबसे पहला ही सवाल देख लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1/3 से बड़ी आनी चाहिए। x की जो वैल्यू है वो 1/3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 0.33 से बड़ी होनी चाहिए। और y की जो वैल्यू है वह x से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए। तो हम अगर एक बार x की वैल्यू को 1 ले ले और y की वैल्यू को 1.5 ले, एक बार x की वैल्यू को 0.5 ले ले और y की वैल्यू को 1 ले ले, तो उस सिचुएशन में पहली वाली कंडीशन हर बार सही नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन हर बार सही साबित हो जा रही है। हम कहेंगे कि पहले का आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी। फिर दूसरे पर आते हैं। यदि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन नीड टू मेजर टू गेट 298 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैंक, अगर हमें 298 लीटर पानी गिनना है, हमारे पास 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर, 100 लीटर वाले हमारे पास एक प्रकार से मापक है, तो किसी को कम से कम कितनी बार मापने की जरूरत होगी। तो पहला तो यही तरीका रहेगा कि 100 लीटर की 3 ले लेते हैं माप। तो 100 + 100 + 100 कुल 300 लीटर आ जाएगा 3 बार मापने पर। और 1-1 लीटर वाले जो चीजें हैं वो 2 बार निकाल दीजिए इसमें से। तो 5 बार में हम इसको, क्योंकि 1-1 लीटर निकाल देंगे तो 298 लीटर हमारे पास आ जाएगा।
तो मिनिमम 5 बार में हम 298 लीटर ला सकते हैं, क्योंकि उसने मिनिमम पूछा है। अगर वो मैक्सिमम पूछता तो तरीके कई तरीके के आ सकते थे। तो हम 5 बार इसका जवाब दे रहे हैं। फिर है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेट, ए 1 kg, 2 kg, 5 kg और 10 kg। 4 प्रकार के माप है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वे वन कैन मेजर 20 kg if at least 8 but not more than 11 weight of 1 kg to be used। तो अगर हम 8 1-1 किलोग्राम की चीजें लेंगे और हमें 20 किलोग्राम मापना है, तो पहले 8 लेकर देख लेते हैं। तो एक केस तो 8 का बन जाएगा, 8 किलोग्राम बच गया 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम में हम एक बार 10 किलोग्राम ले लेंगे और एक 2 किलोग्राम का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20। अभी 8 ही लेते हैं, 5-5 किलो के 2 किलोग्राम ले लेंगे प्लस 2 कर लेंगे, तो ये फिर से 20 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 5 किलो का भी हमारे पास माप है। फिर हम 8 ले लेंगे प्लस एक 2-2 किलोग्राम के 2-2 किलोग्राम के हम ले लेंगे, 2-2 किलोग्राम के 6 ले लेते हैं, या 2 किलोग्राम का एक 2-2 किलोग्राम के पूरे के पूरे 6 ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 20। तो ऐसे 8 लेने पर 3 केस आ रहे हैं, 9 लेने पर 1 केस आएगा केवल, कि आपने 9 1-1 किलोग्राम के ले लिए, 2-2 किलोग्राम के आपने 3 ले लिए और एक 5 किलोग्राम का ले लिया। 10 जब करेंगे तो 10 में भी ऐसे 3 केस बनेंगे, और जब 11 ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, मोर देन 11 नहीं चलेगा, तो 11 केस में भी एक ही केस बन पाएगा, जिसमें 11 तो 1-1 किलोग्राम वाले हो जाएंगे, 2-2 किलोग्राम वाले 2 हो जाएंगे और एक 5 किलोग्राम वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 और 2 8 अलग अलग सिचुएशन में हम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। 8 अलग अलग सिचुएशन में कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। किसी ठोस वस्तु पर एक काट उसे 2 भागों में विभाजित करती है। सवाल सिंपल सा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। एक क्यूब है हमारे पास, एक कट किया तो ये 2 पीस बन जाएंगे, ऐसे कट किया तो ये 4 पीस बन जाएंगे, अगर ऐसे कट किया तो ये 6 पीस बन जाएंगे, ये 8 पीस बन जाएंगे। या फिर आप इसको ऐसे कट कर लीजिए और फिर एक ऐसा कट कर दीजिए तो 6 पीस भी बन जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसे कट कर लीजिए डायरेक्टली तो हम कह सकते हैं 5 पीस भी बन जाएंगे। लेकिन इसमें 16 कभी संभव नहीं हो पाएंगे कि हम 4 कट में 16 पीस कभी नहीं बना सकते हैं। तो हम आंसर के रूप में कहेंगे कि ए वाले कट कभी भी नहीं आ पाएंगे। बहुत लेंदी सवाल और बहुत ही गंदा सवाल है कि कट करना है हमें तो कितने पीस नहीं बन सकते हैं। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी के अंक में संशोधन किए जाने पर कक्षा के औसत अंक एक समय 4 की वृद्धि होती है। इस विद्यार्थी को 0 के स्थान पर संशोधित अंक 100 मिले थे। इसका मतलब 0 की जगह पर 100 नंबर मिले थे और 4-4 से तभी बढ़ गए होंगे जब वहां पर 25 विद्यार्थी होंगे, क्योंकि उसी सिचुएशन में गलती को सुधारने के बाद सभी को 4-4 नंबर बांटे गए होंगे। तो बाद में पता चलता है कि दूसरे विद्यार्थी के अंक 56 के स्थान पर 81 दर्ज हो गए। मतलब 56 आने चाहिए थे, 81 लिख दिए, 25 नंबर हमने ज्यादा लिख दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सभी से एक एक नंबर छीन लिया गया होगा। तो जब आया था तो x में +4 हुआ होगा पहले संशोधन के बाद, दूसरे संशोधन के बाद -1 करना पड़ा होगा, मतलब x +3 फाइनली रहा होगा। तो वो कह रहा है कि अंतिम संशोधित जो y है और जो शुरुआत में था उसमें फाइनली क्या रहा। तो मान लेते शुरुआत वाला x था, पहली गलती के बाद x +4 हुआ, दूसरी गलती को सुधारने के बाद x +3 हो गया। तो डिफरेंस कितने का आएगा पहले और अंतिम में? तो हम कहेंगे महोदय 3 का डिफरेंस आ जाएगा। यहां एवरेज में 3 का अंतर ये कहलाएगा। जब 2019 में SARS-CoV-2 की पहली बार पता चला तो यह विश्व के लिए वस्तुतः एक विलक्षण विषाणु था। उस समय तक विश्व का कोई भी व्यक्ति SARS-CoV-2 के प्रभाव में नहीं आया था, अथवा न ही किसी ने इस विषाणु के विरुद्ध कोई विशिष्ट प्रतिरक्षा क्षमता थी। इसके विपरीत संपूर्ण विश्व के लोग दशकों से HMPV से प्रभावित हो चुके हैं और इस विषाणु पर बहुत अधिक अध्ययन हो चुका है। HMPV SARS-CoV-2 मूलतः विभिन्न लाक्षणिक विशेषताओं और जनपादिक रोग विज्ञान से संबद्ध 2 अत्यधिक भिन्न विषाणु कुलों के हैं। SARS-CoV-2 के विपरीत HMPV में प्रबल ऋतु विशिष्टता दिखाई देती है। दोनों ही वायरस विशेष रूप से लॉन्ग टर्म में भिन्न लक्षणगत गंभीरताएं उत्पन्न करते हैं और जनसंख्या के प्रभावित अंश
पूर्णतः अतिव्याप्त नहीं होते। सामान्यतः एचएमपीवी के कारण मंद रोग दशा उत्पन्न होती है, जिससे मृत्यु बहुत विरल होती है और विषाणुग्रस्तता के परिवर्ती लक्षण दीर्घ अवधि तक नहीं बने रहते हैं। Both viruses cause different severity of symptoms, particularly over the long term, and the affected population segment do not fully overlap. In general, HMPV cause milder illness, with death being very rare and with no long-term post-viral symptoms. मैं कहूंगा कि इसके आंसर भले ही मैं कुछ भी बताऊं, लेकिन माई बाप जो बताएगा वही आंसर मानना पड़ेगा। तो बस हम देख लेते हैं कि क्या आंसर बन सकता था, लेकिन उनका जो आंसर आएगा तो उसको एक बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, पर उसने नहीं माना तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसके ऑथेंटिक आंसर मैं कहां से लाऊंगा? कहीं पर भी ऑथेंटिक आंसर हम नहीं दे सकते हैं। यद्यपि SARS-CoV-2 और HMPV कुछ सीमा तक भिन्न जनपादिक विज्ञान वाले सदृश विषाणु हैं, पूर्ववर्ती एक विश्वमारी बन गया है। SARS-CoV-2 एक विश्वमारी बन गया है क्योंकि ये विलक्षण था और अतीत में लोग इसके प्रभाव में नहीं आए थे। बिल्कुल, मानव आबादी पर इन दोनों विषाणु का मूल रूप से भिन्न प्रभाव पड़ता है और इसलिए इनमें एक समान रीति से नहीं निपटना चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों बातें यही बताना चाह रहा है कि दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव की आबादी पर इनके अलग अलग प्रभाव हैं, इनके अलग अलग लक्षण हैं। तो आंसर आना चाहिए था सी। उपयुक्त परिच्छेद में लेखक के आशय को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? इन दोनों विषाणुओं के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए कार्यविधियां विकसित करना, इन दोनों विषाणुओं के बीच जनपादिक रोग वैज्ञानिक समानता और भिन्नता स्थापित करना, SARS-CoV-2 के साथ विश्लेषण किया जाए तो HMPV के उपचारों की एक बेहतर समझ प्रस्तुत करना। एक्चुअल में ऐसी कोई भी बात मुझे तो प्रतिबिंबित नहीं हुई, मतलब इसका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन डी, कि कोई भी बात ऐसी इसमें पता नहीं चल पा रही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन उन तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को प्रतिबिंबित करते हैं जो इस परिच्छेद से निकाले जा सकते हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से SARS-CoV-2 की तुलना में HMPV के अध्ययनों का दीर्घ प्रलेखन उपलब्ध है। हिस्टोरिकली हैड लॉन्गर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टडीज व्हेन कंपेयर्ड विद SARS-CoV-2। दोनों विषाणु एक दूसरे से भिन्न है, इसके फलस्वरूप इसमें प्रभावित व्यक्तियों में सुस्पष्ट रूप से भिन्न परिणाम होते हैं। इन दोनों विषाणुओं के दीर्घकालिक प्रभाव असमान होते हैं और यह उनके बीच एक महत्वपूर्ण विभेदक है। यहां दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाता हूं। कॉम्प्रिहेंशन पर वापिस आते हैं। HM दिखाए, दोनों विषाणु विशेष रूप से दीर्घ अवधि में विभिन्न लक्षणगत गंभीरताएं उत्पन्न करते हैं और जनसंख्या के प्रभावित अंशतः पूर्णतः अतिव्याप्त नहीं होते हैं। तो उसने दीर्घकालिक की बातचीत तो कही है, मतलब हम कहेंगे कि दोनों विषाणु वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के कार्य, ये तो हो चुका है। ऐतिहासिक दृष्टि से SARS-CoV-2 की तुलना में HMPV के अध्ययनों का दीर्घ प्रलेखन उपलब्ध है, पहली वाली बात होनी चाहिए। ये दोनों विषाणु एक दूसरे से भिन्न है और इसके फलस्वरूप इनसे प्रभावित व्यक्तियों में सुस्पष्ट रूप से भिन्न परिणाम होते हैं। इन दोनों विषाणुओं के दीर्घकालिक प्रभाव असमान होते हैं। तीसरी वाली बात भी गारंटेड होनी ही चाहिए। ऋतु, चौथे को देखने की जरूरत नहीं है, तो 1, 3, 1, 2, 3 दोनों विषाणु एक दूसरे से भिन्न और इसके फलस्वरूप इनके प्रभावित व्यक्तियों में सुस्पष्ट रूप से भिन्न अंतर है, क्योंकि इन दोनों में अंतर आ जाने के कारण तो आंसर बी चुना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऋतु विशिष्टता इन दोनों विषाणुओं के बीच एक उभयनिष्ठ कारक है, उभयनिष्ठ कारक नहीं बल्कि अंतर था ये, तो 1, 2, 3 आना चाहिए। बाकी हमारे माई बाप देखते हैं कि क्या आंसर देंगे। 1, 2, 3 आंसर दे रहे हैं इसको अपन। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, 2, 3, 4 या 5 के इस प्रकार मान प्राप्त होते कि उनका मान सदैव भिन्न रहे। x इंटू वाई जेड प्लस जेड के व्यंजन के लिए m और n क्रमशः बृहत्तम संभाव मान्य। तो देखो, अधिकतम मान अगर आपको चाहिए तो बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ा जाए, तो 20 और 3 23 23। मिनिमम चाहिए तो 2 गुना में 3 प्लस मिनिमम से मिनिमम संख्या 6 प्लस 4 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था, आंसर आना चाहिए था 13। मान लीजिए एक्स वाई जेड वेरिएबल है जो अपने संभाव्य मानों के रूप में धनात्मक वास्तविक संख्याएं प्राप्त करते दिया गया है कि y एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू एक्स स्क्वायर, और दिया गया है धनात्मक एक्स जेड के व्युत्क्रमानुपाती है 1/z। तो हम कहेंगे कि महोदय इक्वेशन आ जाएगा y1 बाय y2 x1 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। एक इक्वेशन आ जाएगा x1 बाय x2 इज इक्वल टू z2 बाय z1। ये थोड़ा साइंस का साथ भी जुड़ जाता है।
अब उसने पहली बार में हमें z की वैल्यू दे दी है, x की और y की वैल्यू दे दी है। अब वो कह रहा है अगर y की वैल्यू इतनी है तो बताओ z की वैल्यू कितनी आएगी। अब हमारे पास y का रिलेशन x के साथ है और फिर x का रिलेशन z के साथ है, तो पहले y की मदद से x ले लेते हैं। पहले y की वैल्यू हमें पता है कि 50 थी, तो मान लीजिए कि पहले y की वैल्यू 50 थी, दूसरे y की वैल्यू हमारे पास 98 है। ये इक्वेशन में मैंने रख दिया, इस वाली इक्वेशन में मैं इसको रख रहा हूं। x1 की जो वैल्यू थी, पहले x1 की वैल्यू हमारे पास 5 थी, 5 का स्क्वायर, हमें नहीं पता x2 की वैल्यू क्या रहेगी, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये 5 का स्क्वायर 25, 25 दो बार कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 49, 49 x2 का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ गई 7। अब अगर x2 की वैल्यू 7 है तो x1 की वैल्यू, फिर से वापस इक्वेशन पर आते, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 7 ले ली। अब मैं इस इक्वेशन को, ताकि z निकाल सकूं, z1 की वैल्यू मेरे पास पहले 7/25 थी और Z2 क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे आएगा, Z2 मुझे निकालना है। 25 को मैं ऊपर लेकर आ जाता हूं तो ये 25 यहां आ जाएगा, हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, Z2 की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। तो यहां थोड़ा साइंस यूज करना पड़ेगा, पर ठीक सवाल हम कह सकते हैं इसे, 1/5 आएगा। भारत में मौसम पूर्वानुमान, पेस्ट का पता लगाना और नियंत्रण तथा फसल पैदावार का इष्टमीकरण जैसे महत्वपूर्ण उपयोग के मामलों में एआई का परिनियोजन प्रारंभ किया जा रहा है। यद्यपि इसका विस्तार साइंस टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी कुशल किसानों के लिए अत्यंत छोटे वर्ग तक ही सीमित है। मतलब एक प्रकार से वो कह रहा है कि इंडिया इज स्टार्टिंग टू डिप्लॉय एआई फॉर क्रिटिकल यूज केसेस सच एज ए वेदर फोरकास्टिंग, पेस्ट डिटेक्शन एंड कंट्रोल and crop yield optimization. However, penetration is limited to a small subset of tech savvy farmers. मतलब कुछ लोगों तक भारत में पहुंचा है। अमेरिका और यूरोप में प्रजनन कृत्रिम मेधा एआई ने बड़े पैमाने पर प्रिसाइज फार्मिंग को प्रस्तावित करना शुरू कर दिया है अमेरिका और यूरोप में, जिसमें तत्काल रियल टाइम सस्य वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए वृहद डेटा समुच्चय का एकीकरण सम्मिलित है। भारत में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल टूल्स के एकीकरण और पहुंच के लिए छोटे जोतधारक किसानों हेतु भारतीय भाषा आधारित एआई को विकसित करना, वहनीय एआई समाधान सृजित करने के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टेक के साथ भागीदारी और सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से एआई आधारित परामर्शदात्री सेवाओं को प्रसारित करना सपोर्टिव होगा, वो कहना चाह रहा है। क्या वैलिड वेद है? एआई को अपनाने से, एआई टूल्स को अपनाने से बड़े पैमाने पर होने वाली मितव्ययता के कारण पश्चिमी देशों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। देखो, उसने ये नहीं बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, बस वो बता रहा है कि वहां उपयोग बढ़ने लग गया है, और उसने इसके पीछे में बस इतना बताया है कि प्रिसाइज फार्मिंग करने लग गए हैं। अब प्रिसाइज का मतलब उत्पादकता ही बड़ी होगी जरूरी नहीं है, इसलिए धारणा हम वैलिड नहीं मानते हैं। अब दो तो दोनों में, तीसरे पर आ जाते हैं। यद्यपि अब तक इसका विस्तार कम है, एआई टूल्स का उपयोग करने वाले महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र भारत में पहले से ही प्रयोग में है। हम कहेंगे कि थ्रू पेनिट्रेशन इज एज एट लो क्रिटिकल एप्लीकेशन एरियाज डिप्लॉइंग एआई टूल्स आर ऑलरेडी यूज इन इंडिया। तो है बहुत ही कम पेनिट्रेशन है, बहुत ही कम उपयोग है, इसलिए हम कहेंगे कि 2 और 3 दोनों आना चाहिए। मतलब इसका आंसर डी आएगा, क्योंकि उसने ऊपर लिखा है कि बहुत कम सेगमेंट तक ये पहुंच पा रहे हैं। इसको डी कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है? प्रौद्योगिकी कुशल किसान भविष्य की कृषि कंपनियों का संचालन करेंगे? नहीं, हमें नहीं पता, ऐसा उसने कहीं नहीं कहा है, तो ये बात तो गारंटेड गलत है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। कृषि में एआई टूल्स के उपयोग के लिए सरकारी कार्यक्रम द्वारा परामर्शदात्री सेवाओं का विकास सहायक होगा, ये वो बताना भी चाह रहा था। अमेरिका और यूरोप में एआई ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को रिप्लेस कर दिया, नहीं, ऐसा उसने कहीं नहीं कहा, यह भी गलत है। और चौथा, रियल टाइम सस्य वैज्ञानिक विश्लेषण में प्रयोग के लिए वृहद डेटा समुच्चय का एकीकरण करने से ही एक वास्तव, नहीं, गलत है ये भी। 1 3 4 3 बातें गलत है, केवल दूसरी वाली बात सही थी, मतलब बी आंसर आएगा। इसको सुधार दीजिएगा, शायद रिवर्स कर दिया है, बी आंसर आएगा। गलत पूछा है उसने, गलत कौन कौन से हैं? वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 30,
13 से शुरुआत करते हैं। देखो अब एक चीज तो क्लियरिटी बता दूं मैं कि ये हम पर रहम करने वाले नहीं है। अब हम ही को ही परिवर्तन करने के लिए या तो अपने आप को पढ़ाई में झोंकना पड़ेगा। PQRST को 1 से 5 तक कूटबद्ध किया गया, इसी क्रम में आवश्यक नहीं। P की संख्या 4 है। PQRST उसने कहा है कि P की कोटि 4 है, P को वैल्यू 4 दे दीजिए। Q की कोटि 5 नहीं है, Q 5 नहीं हो सकता। R की कोटि 1 है, R की वैल्यू 1 है। S की कोटि 2 नहीं हो सकती और T की कोटि 3 नहीं हो सकती, ये बात कंफर्म है। तब यदि S की कोटि 3 हो, अगर S की वैल्यू को हम 3 रख दे तो अब बच गए 2 और 5, ये 5 नहीं हो सकता तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो T की कोटि 2 हो जाएगी, नहीं, गलत है। यदि Q की कोटि 3 रख दी जाए, अगर इसको 3 रख दोगे आप तो 4 तो ये ऑलरेडी था, ये 1 था, तो केवल बचेंगे 2 और 5, ये 2 नहीं हो सकता है तो ये 5 और ये 2 रहेगा। वो कह रहा है T की कोटि 5 होगी, तो नहीं, हम कहेंगे कि 2 होगी। आंसर आ जाएगा कि दोनों ही बातें गलत हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसको सुधारते चलिएगा। 2 आइडेंटिकल स्ट्रेट रॉड्स आर पेंटेड इन द 5 डिस्टिंक्ट कलर। मैं इस सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता देता हूं। वो गंदा सा आदमी ये कह रहा है कि इसमें 5 अलग अलग कलर P1 P2 पता नहीं किस सीक्वेंस में लगाए, फिर Q1 Q2 सीक्वेंस में लगाए, पता नहीं, बस उसने कुछ कॉम्बिनेशन बताया। इसके आधार पर हम किसी भी प्रकार के आंसर को नहीं बता सकते हैं। सीधे दंड के मध्य भाग पर Q3 चिन्हित है, सीधे दंड के सिरे वाले भाग में किसी एक पर P2 चिन्हित है। हम कहेंगे कि इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि डेटा ही नहीं है, एक तरीके से कहे तो। 7 व्यक्ति ABCD-EFG 3 गाड़ियां XYZ से यात्रा करते हैं। ए अन्य 2 व्यक्ति X से यात्रा करते हैं, केवल EG के साथ यात्रा करता है। मैं कहूंगा कि अच्छा सवाल था, इन सवालों का जवाब निकाला जा सकता है। सबसे पहले देख लीजिए कि 7 लोग हैं, 3 गाड़ियों का नाम है X, Y और Z। उसने कहा है कि A और 2 लोग X से यात्रा कर रहे हैं, A प्लस 2 लोग हमें नहीं पता वो कौन है। ओनली ई ट्रेवल विद जी, ये सवाल मैंने, अगर किसी ने सीसेट किया होगा तो उसमें सवाल करवाया था। ओनली ई ट्रेवल विद जी मतलब ई और जी एक गाड़ी में है। सी ट्रेवल बाय जेड, तो सी जेड से यात्रा कर रहा है तो ई और जी यहां पर ही आ जाएंगे कंफर्मली। आगे वो कहता है क्योंकि इसके साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं, क्योंकि दोनों ही है बस गाड़ी में। फिर आगे कहा है कि बट बी डज नॉट ट्रेवल बाय वाई, बी जा भी नहीं सकता वैसे भी। बिसाइड ए एंड बी डू नॉट ट्रेवल बाय द सेम कार, तो ए और बी जाएंगे नहीं साथ में, तो बी को इधर आना पड़ेगा। अगर बी इधर आ गया तो अब कौन कौन बच गया देख लीजिए। ए आ गया है, बी आ गया है, सी बाकी है, सी भी आ गया है, डी बाकी है, ई आ गया है और जी आ चुका है। तो मतलब 2 लोग बच गए, डी और एफ, तो यहां डी और एफ आएंगे क्योंकि 2 लोग उसने बताए थे। वो कह रहा है कोई भी अकेले यात्रा नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। केवल डी एफ के साथ यात्रा कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। सी बी के साथ यात्रा कर रहा है, सही बात है। आंसर आएगा, तीनों ही बातें बिल्कुल सही होगी। फिर आते हैं 4 कथन एक्स वाई जेड डब्ल्यू के संबंध में संबंधों की बात कर रहा है। यदि एक्स गलत है तो जेड भी गलत होता है, अगर एक्स गलत है तो जेड भी गलत होता है। यदि y गलत है तो w सही होता है, यदि y गलत है तो w सही होता है। यदि w सही है तो x गलत होता है, इसका मतलब x गलत है तो w भी सही रहेगा क्योंकि वही बातचीत है। और w सही होता है तो y गलत रहेगा, मतलब ये पूरा कनेक्ट हो गया। y गलत, x गलत, z गलत, w सही। यदि x सही है तो y भी सही होगा। देखो x सही है, x गलत है तो कंफर्म y भी गलत होगा, लेकिन x अगर सही है तो y सही होगा कि नहीं मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि उसने गलत के बारे में बताया है। इसलिए पहली वाली बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। यदि z सही है, यदि z सही है तो फिर आवश्यक नहीं कि y सही होगा। मतलब हो सकता है कि y सही हो या जरूरी नहीं कि सही ना हो,
मतलब मैं वास्तविक रूप में कहूंगा कि माई बाप पर निर्भर करता है कि वो क्या इसका उल्टा रिलेशन भी लेते हैं कि नहीं, क्योंकि उसने बस गलत के बारे में बताया था, सही होने के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो एक संभावनाओं के रूप में बी को चुना जा सकता है, या फिर हम कहेंगे कि दोनों ही बातें इसमें गलत है। तो जब तक ओरिजिनल आंसर की नहीं आती है मैं इसका आंसर बी मान रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल आंसर की का वेट करिएगा, क्योंकि यहां पर वो जो मानेंगे वो आंसर मानना पड़ेगा, क्योंकि उसे हम ऑथेंटिक आंसर कहां से लाके देंगे। एक्स और वाई दो धावक हैं और वृत्ताकार पथ पर समय अवधि के लिए दौड़ते हुए एक समान चाल से एक ही दिशा में एक ही समय पर। देखो मैंने सवाल को सॉल्व किया, बहुत लेंदी सवाल है, पूरा 1.5 पेज गया मेरा और लगभग 4 से 5 मिनट लगे मुझे इसे हल करने में। मेरा आंसर इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 31 के आसपास आ रहा है, 31 के आसपास आ रहा है कि वो कितनी बार मिलेंगे। 2 बार तो वो शुरुआत में मिलेंगे जब एक ही दिशा में मिलते हैं, और दूसरी बार वो 28 बार मिलते हैं जब वो अपोजिट दिशा में मिलते हैं। पर जब उन्होंने शुरुआत की होगी अपोजिट की तो उस समय का एक काउंट करना पड़ेगा, इस कारण से एक काउंट एक साथ वाली की शुरुआत के कारण 31 आना चाहिए। बाकी मैं कहूंगा कि यहां पर वास्तविक रूप में अभी भी कई सारी चिंताएं हैं, कई तरीकों से सॉल्व किया है, 31 इसका आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है। एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 69 अंक मिले। देखो इसे बाय ऑप्शन करोगे तो जल्दी उत्तर आएगा। अगर वो 5 सही पर हैं और 2 गलत पर हैं तो मान लेते हैं कि 99 क्वेश्चन होंगे। अगर 99 क्वेश्चन उसने लगाए होंगे तो पहले तो सोच गया होगा कि मेरे तो सभी सही है, मतलब उसके मन में लड्डू फूटा और उसने सोचा कि मेरे 495 नंबर आए। फिर बाद में पता चला कि केवल 69 नंबर आए। तो हम कहेंगे भाई केवल 69 नंबर अगर आ रहे हैं तो उस व्यक्ति ने कुल 426 नंबर का नुकसान किया। जो भी नुकसान हुआ होगा उसका एक क्वेश्चन के गलत होने पर 7 का नुकसान हुआ होगा। 5 सही का भी चला गया, 2 माइनस मार्किंग का भी। तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए था जो 7 से डिवाइड हो, ये तो 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मतलब ये वाली बात गलत है। फिर 81 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अगर 81 क्वेश्चन सही थे तो भाई साहब ने 5 नंबर के हिसाब से सोच के रखे होंगे कि मेरे 405 नंबर आएंगे, लेकिन नंबर तो केवल 69 ही आए बेचारे के। तो हमने कहा भाई कि बेचारे के 69 नंबर ही अगर आते हैं तो यहां पर उस व्यक्ति ने 336 नंबर का प्लानिंग किया होगा कि 336 उसका नुकसान हो गया। फाइनली एक क्वेश्चन पर 7 का नुकसान होता है तो हम कहेंगे कि 7 4 28 और 7 8 56, 48 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे। अब अगर ये बात सही है तो दूसरे पर भी सेटिस्फाइड करा देते हैं कि अगर 4 अंक मिलते और 1 अंक घटाया जाता तो 84 नंबर आ जाते। अगर 81 क्वेश्चन का पेपर था, 4 सोच के आया होगा तो पहले तो उसने दिमाग लगाया होगा कि 324 नंबर आने वाले हैं, लेकिन नंबर फिर केवल 84 ही आए। इसका मतलब कि भाई साहब ने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे, तो 12 में से 8 गए, हम कहेंगे कि 4, 240 नंबर का नुकसान हुआ होगा। एक नंबर पर, एक क्वेश्चन पर इस बार 5 का नुकसान हो रहा है। 48 क्वेश्चन गलत किए होंगे, हम कहेंगे कि दोनों बार 48 क्वेश्चन गलत हो पा रहे हैं, केवल 81 में ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो पा रही है। किशोर न्याय अधिनियम या जेजे अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस को जेजे एक्ट कहते हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के लिए यदि वे जघन्य अपराध करने के अभियुक्त होते तो वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की संभावना की गुंजाइश है। जघन्य अपराध की परिभाषा थी कि न्यूनतम 7 वर्ष का जिसमें दंड होगा। आपराधिक मानववध, उपेक्षा से मृत्यु कारित करने जैसे अपराध जो सामान्य रूप से मत होकर वाहन चलाने की दशाओं में होते हैं, जघन्य अपराध नहीं है। मतलब कोई ड्रिंक करके जब ड्राइविंग करता है तो वो जघन्य अपराध नहीं है, क्योंकि उनमें विहित न्यूनतम दंड नहीं होता है। पर 2021 में इस कानून में बदलाव कर दिया गया। अब किसी भी अपराध को जिसमें कोई न्यूनतम दंडादेश नहीं है किंतु उसका अधिकतम दंडादेश 7 वर्ष है या उससे अधिक है, गंभीर अपराध के रूप में माना जाएगा। मतलब अब नए बदलाव के बाद वो सारे अपराध गंभीर अपराध होंगे जिनमें अधिकतम 7 वर्ष की सजा की बातचीत की गई है। संशोधित जेजे एक्ट द्वारा प्रवर्गीकृत कोई गंभीर अपराध नहीं है। किसी मामले को, मतलब अब उसने ऐसा वर्गीकृत करके नहीं रखा हुआ है, न्याय प्रणाली को अंतरित किए जाने को न्यायोचित ठहराया है। मतलब पहले ऐसा था कि संशोधन जब नहीं हुआ था तब ये वर्गीकृत थे कि भाई यही रहेंगे, लेकिन अब कोई वर्गीकृत नहीं है।
2021 किसी भी अपराध को गंभीर अपराध के रूप में उसके अधिकतम दंडादेश से न कि न्यूनतम दंडादेश के आधार पर वर्गीकृत करता है। हम कहेंगे कि इसका जो आंसर आना चाहिए था, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। यदि किसी अपराध के लिए कोई न्यूनतम दंड विहित नहीं है तो उसे जेजे अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब हम कह सकते हैं दो न्यूनतम की बात ही नहीं, अधिकतम 7 साल है तो रहेगा ही। तो 2015 के अनुसार वो जघन्य नहीं था, ये बात सही है। 2021 का कोई अपराध जिसके लिए अधिकतम दंडादेश 7 वर्ष या उससे अधिक होने का प्रावधान है परंतु उसके लिए कोई न्यूनतम दंडादेश नहीं है, उसे भी अब गंभीर अपराध माना जाएगा। इसका आंसर भी आना चाहिए था सी। किसी सैन्य शिविर से कुछ दूरी पर एक विस्फोट होता है, शिविर में लगा सेंसर जैसे ही विस्फोट की ध्वनि को ग्रहण करता है, मतलब विस्फोट की आवाज पहुंची होगी तो एक ड्रोन विस्फोट स्थल की ओर उड़ान भरता है। ड्रोन उस स्थल की तस्वीर लेता है, शिविर को उसी क्षण वो तस्वीर मिल जाती है। तत्काल एक अन्य ड्रोन उस स्थल के लिए उड़ान भरता है, वह भी उस स्थल पर पहुंचने की तस्वीर भेजता है और इमीडिएट तस्वीर चली जाती है, मतलब उसमें कोई टाइम नहीं जाता। तो तस्वीर को पहुंचने में मतलब पहला जो ड्रोन उड़ा फिर वो तस्वीर भेजता है 5-2 पर, 5-2 पर दूसरा ड्रोन इमीडिएट पहुंचता है, मतलब दूसरे ड्रोन को पहुंचने में 3 मिनट का समय लगा। ड्रोन की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड है। 3 मिनट का मतलब सेकंड में कुल कितना कह देंगे, 180 सेकंड। तो 180 सेकंड में 30 के हिसाब से वो कितना चला होगा, तो 5400 मीटर की दूरी चला होगा। अब 5400 मीटर की दूरी अगर वो चला होगा तो इतने दूर से साउंड आया होगा, इतने दूर से साउंड आया होगा तो 300 मीटर प्रति सेकंड साउंड की स्पीड है, तो साउंड को आने में 18 सेकंड लगे होंगे भाई साहब, साउंड को आने में। तो 3 मिनट अगर जाने में इसको लगे थे तो पहले वाले को भी 3 मिनट लगे होंगे, इसका मतलब कि 4:59 पर वो ड्रोन निकला होगा। तो साउंड कब आया होगा, साउंड आया होगा 18 सेकंड पहले, 4 मिनट 58 सेकंड 42 मिली सेकंड पर उसे आवाज आई होगी। आंसर आना चाहिए था सी। मैं कहूंगा कि थोड़ा करने जैसा सवाल था लेकिन चैलेंजिंग तो था, ये सबसे बढ़िया सवाल था। इसका यूनिट डिजिट तो आएगा 6, कितना भी पावर हो जाए इसका यूनिट डिजिट कवर कराया गया था। 4 से डिवाइड करेंगे, 7 की पावर 3, 343 मतलब 3 हो जाएगा। 6 गुना में 3 18, 18 का मतलब यूनिट डिजिट रहेगा सी। एक व्यक्ति प्रत्येक महीने अपने वेतन के 10% की बचत करता है। मान लीजिए 1000 रुपए कमाता है, 900 रुपए खर्च करता है, 100 रुपए की बचत करता है। 12% की ग्रोथ हो गई, मतलब 1200 रुपए कमाने लग गया वो। उसके वेतन में 12% की वृद्धि हो जाती है, उसका व्यय 10% से बढ़ जाता है। 990 रुपए वो खर्च कर रहा है, 20% नहीं 12% से, क्षमा चाहूंगा मैं, वापिस कर लेते इसको। 1000 रुपए मान लीजिए कोई व्यक्ति मंथली कमाता है, 900 रुपए का खर्च, 100 रुपए की बचत करता है। 12% का मतलब हुआ कि 120 रुपए, 1120 रुपए अब उसकी कमाई होगी, 990 रुपए का खर्च हो गया, तो हम कहेंगे कि 130 रुपए की बचत हो गई। पहले 100 की बचत थी, अब 130 की, 30% की बचत बढ़ गई होगी। हम कहेंगे कि 100 रुपए की तुलना में 30% की बचत बढ़ गई होगी। फिर हम आ जाते हैं अगला सवाल। पी का एक पुत्र और एक पुत्री है। पी का एक बेटा है और एक बेटी है। एस टी की मां है, एस जो है वो मदर है टी की। एस आर का पति, मतलब तो कन्फर्म हुआ आर उसका पति है, स्पाउस है। क्यू और आर पी की संतानें हैं। क्यू और आर पी की संतानें हैं, तो आर लड़का होगा, क्यू लड़की होगी। आर की शादी एस से हुई है, उनके बच्चे का नाम टी, मतलब पता नहीं कि टी लड़का है लड़की। क्यू का एस से क्या संबंध है, जो क्यू है बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, एस क्यू को क्या कहेगा, उसके पति की बहन, एस के पति की बहन, सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, मतलब डी आंसर आना चाहिए था। किसी 3 अंकीय संख्याओं को 2 के पूर्ण घातांकीय घात के रूप में, तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 512 तीन ही बार में दर्शा सकते हैं। ये कुछ सवाल थे, कुछ सवाल ऐसे थे जिनको हम कहेंगे कि नहीं ये सवाल जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। स्वच्छ आकाश, the key source of the battle for clean skies and clear lungs is the fuel we burn.
फ्रॉम हाउस होल्ड चूल्हास टू द थर्मल पावर प्लांट। अधिकांश मामलों में यह जैव मात्रा या कोयला होता है। उच्चतम न्यायालय ने पेट कोक के उपयोग पर पाबंदी लगाई, जो ऐसे ईंधन में सबसे खराब था। फिर दिल्ली सरकार ने कोयले के उपयोग पर पाबंदी लगाई, जो बाद में पूरे नेशनल कैपिटल में लगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि थर्मल पावर प्लांट प्रदूषण ना फैलाएं या उन्हें बंद कर दिया जाए। संक्षेप में कहे कि इस पर की गई कार्रवाई अनियमित रही, इर्रेगुलर रही। सीएनजी में संक्रमण से यह सीख मिलती है कि इस पाबंदी के प्रभावकारी होने के लिए लोगों को विकल्प की आवश्यकता है। जब डीजल बसों को बंद किया गया तो सीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी। लागत के संदर्भ में भी इसे व्यवहार होना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सहमत थे कि स्वच्छ ईंधन को अस्वच्छ ईंधन की अपेक्षा सस्ता रखने के लिए सब्सिडी आवश्यक है। और अब जबकि कोयले पर पाबंदी, प्राकृतिक गैस की कीमत उद्योगों को अप्रतिस्पर्धी बनाती है। द सुप्रीम कोर्ट एग्री दैट द फिस्कल मेजर वर नीडेड टू कीप क्लीन फ्यूल चीपर देन डर्टी फ्यूल। नाउ इवन एज ए कोल इज बैन, द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस मेक इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव। कौन से निष्कर्ष हमारे उपभोग की ऊर्जा का स्रोत अधिक स्वच्छ वायु के लिए होने वाली लड़ाई का मूल कारण है? दो सोर्स ऑफ एनर्जी वी कंज्यूम इन द की टू बैटल फॉर क्लियर। पहला तो गारंटेड आएगा, मतलब पहला आएगा तो यह आंसर तो होगा ही नहीं। जहां इच्छा शक्ति मजबूत हो, लोग सहमत हो, ऐसी पाबंदियां समाज के नहीं। उन्होंने तो खुद कहा कल मतलब सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो बातचीत सही नहीं है। ऐसी नीति के लिए न्यायिक अनुमोदन दिया गया जो वित्तीय रूप से हस्तक्षेप कर अधिक स्वच्छ ईंधन के लिए हितकारी कीमत निर्धारण को सुकर करे। देयर इज ए जुडिशियल अप्रूवल फॉर ए पॉलिसी दैट इंटरवेंस फिस्कली टू फैसिलिटेट। बिल्कुल, ये पैसा मतलब सब्सिडी देनी पड़ेगी तभी काम हो सकता है। सी आंसर आना चाहिए था। दिल्ली के ताप विद्युत स्टेशन का सरसरी तौर पर बंद किया जाना अपेक्षित था? नहीं, पहले तो जो एक्शन लिया गया था वो विशेष प्रकार के कोयले पर लिया गया था। जब डीजल वाहनों का चलाना निषिद्ध कर दिया जाए तो सीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी आवश्यक थी। दूसरा गारंटेड होगा और पहला बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अब उच्चतम न्यायालय ने संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयले के उपयोग पर नहीं, उच्चतम न्यायालय ने नहीं पाबंदी लगाई थी, वो तो फिर सरकार ने पाबंदी लगाई थी। तो आंसर आएगा सी। आंसर आ जाएगा इसमें सी। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं बस कुछ बातें बता दूं कि पेपर सबसे पहले तो टिपिकल है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन पेपर लेंदी बनाया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। मतलब क्या बदले की भावना है, क्या ग्रामीण परिवेश और आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को पूरी तरह से मना कर देना है, या फिर अच्छे बच्चों को भगा देने का मकसद है? सर इस बार तो मतलब जीएस में भी ऐसा ही कुछ लगा है। सी सेट में तो मुझे लगता है अननेसेसरीली वो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी बात का निकाल रहे हैं। और मित्रों, मैं हर साल की तरह इस साल इसलिए सिर्फ सलाम दुआ करने आता हूँ मधुकर सर को, ताकि सबको बता सकूँ कि पूरी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से और कोई नहीं करा जितनी तेज़ी से। और मैं तो बाहर देख भी रहा था, लैपटॉप या कुछ नहीं, पेन पेपर से ही बना है। और ये मैं बोलने के लिए नहीं, सच में उन्होंने पेन पेपर से ही सॉल्व किया, क्योंकि उनका ये कहना है रियल एग्जाम में थोड़ा यही था। ये पहली बात हुई। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो आंसर की दूसरे दिन लाते हैं ताकि मधुकर सर से मिला सके। आपको सभी प्रोविजनल आंसर क्या है कि तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहीं 19-20 हो सकता है, बट सबसे एक्यूरेट आंसर की हर साल मधुकर सर की रही है। उसका कारण 2-3 मैं आपको बताऊं कि सर पहले कैट एग्जाम के टॉप इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी थे और उसी लेवल का जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। बाकी सब संस्थाओं में आप पाएंगे कि एसएससी और कोई भी टीचर को आप, हम ऐसा नहीं करते। तो बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ हैं और मधुकर सर तो ऑलराउंडर है। आज उन्होंने जीएस का भी पूरा पेपर करवाया और अभी ये सीसेट भी सर अकेले हाथों करवा रहे हैं। मैं आता हूं क्योंकि एक तो मित्रता है और मैं सलाम दुआ कर सकूं ताकि सर के गले को थोड़ा आराम मिले, थोड़ा पानी पी सके। सर हम कौन से क्वेश्चन तक? हम अब 28 पर आ गए सर। सर चलिए देखिए। एवरी रेड इज ब्लू, एवरी ब्लू इज ग्रीन, एवरी ग्रीन इज येलो। सिलोजिज्म में हम कहेंगे कि ऑल मान के चलिए एवरी को, तो हम इजीली बना सकते हैं डायग्राम। एवरी रेड इज ब्लू, एवरी ब्लू इज ग्रीन और एवरी ग्रीन इज येलो। तो रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। एवरी ब्लू इज येलो, क्या हर एक ब्लू येलो के अंदर है? सही है। एवरी रेड इज ग्रीन, क्या सभी के सभी रेड ग्रीन के अंदर है? क्या एवरी रेड इज येलो, क्या पूरे रेड येलो के अंदर है? हम कहेंगे कि महोदय बिल्कुल तीनों ही बातें आपके अनुसार सही हो जा रही है, मतलब आंसर आना चाहिए था इसमें डी।
फिर हम आते हैं सभी द्विअंकीय धनात्मक पूर्णांकों में 5 कितनी बार आता है। देखो 1 से लेकर 100 तक में हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी डिजिट 20 बार आता है। 1 को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो 21 बार आएगा, 100 में वो एक बार बढ़ जाता है। लेकिन उस महोदय ने कहा कि द्विअंकीय बताइए, तो 1 से लेकर 9 तक में 5 एक ही बार आया होगा। तो 20 में से अगर 1 को हम हटा देंगे तो कुल 19 बार हम कहेंगे कि 5 का उपयोग हुआ होगा। क्योंकि अगर वो 1 से 100 पूछ लेता तो 20 आता, लेकिन 1 से 100 की जगह उसने 10 से लेकर 99 पूछ लिया है। 19 बार आना चाहिए। एक से एक साइकिल पर प्रथम 1 किलोमीटर, अगले 2 किलोमीटर, शेष 3 किलोमीटर के दौरान क्रमशः 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है, 6 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। हमने जाना है कि एवरेज स्पीड का सिंपल सा कंसेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमें पता है कि वो महोदय 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। पहली 1 किलोमीटर की दूरी महोदय ने 5 की स्पीड से तय की है। दूसरी 2 किलोमीटर की दूरी महोदय ने 10 के हिसाब से तय की, और तीसरी 3 किलोमीटर की दूरी उसने 4 के हिसाब से तय की है। हम अगर यहां पर निकाल देंगे इसका एवरेज स्पीड, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 20, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 15, क्योंकि यहां पर हमें 20 के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 को ऊपर लेकर चले जाइए 6, और यह आ जाएगा हमारे पास 23। मतलब हम कह सकते हैं कि 120 बटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी एवरेज स्पीड रही होगी। अब इस स्पीड से उसे 6 किलोमीटर कवर करना है, तो 6 किलोमीटर कवर करने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो 120 बटे में यहां पर आ जाएगा 23, तो यह आ जाएगा हमारे पास 23। हम कहेंगे महोदय कि 23 बाय 20 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है, अगर हम चाहते हैं कि मिनटों में पता चल जाए तो केवल 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम कहेंगे कि महोदय उसे कुल 69 मिनट का समय लगा होगा। मतलब पहले व्यक्ति को यही दूरी कवर करने के लिए कुल 69 मिनट का समय लगा है। अब सेम पैटर्न में हम दूसरे के भी निकालेंगे। उस गरीब आदमी ने दूसरे के निकालने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बची है सर। मुझे लगा छोटा ही होगा। आप कर दो मैं क्या करूं सर कि बहुत, एक तो निकाल दिया हमने 69 मिनट, बस यहां 69 मिनट के सर मेरी मदद करिएगा, 69 मिनट ये ले लिया। अब दूसरे वाले को निकाल देते हैं कि उसने 1 किलोमीटर की दूरी 4 के हिसाब से तय की, 2 किलोमीटर की दूरी 10 के हिसाब से तय की, और 3 किलोमीटर की दूरी 5 के हिसाब से तय की। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस 6 का था, तो दूसरे व्यक्ति का एवरेज स्पीड निकाल देते। नीचे एलसीएम आ जाएगा 20, यहां पर 5 कर देंगे सर, 4, और यहां पर आ जाएगा 4 3 12, मतलब 12 और 4 16 और 5 21, 120 बटे में 21 किलोमीटर पर आवर सर। अब 6 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो हम कहेंगे कि स्पीड, जितनी भी स्पीड रही होगी डिस्टेंस से डिवाइड करा देंगे। 6 किलोमीटर 120 और 21, तो यह आ जाएगा 20, 21 बटे में 20 घंटे, मिनटों में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, 63 मिनट आ गया सर। पहला 69 आया था, वो भाई साहब पूछ रहा है कि बताओ दोनों में डिफरेंस कितने मिनटों का है। बोलो। मतलब सर रियल में बच्चों का क्या हुआ होगा मैं ही जानता हूं कि एक तो प्रश्न पूछिए, लेकिन क्या जवाब सवाल है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। 7 क्यूब आर आइडेंटिकल इन शेप, आउट ऑफ दिस द वेट ऑफ ईच ऑफ द 6 क्यूब इज इक्वल। ये अच्छा सवाल है। 7 हमारे पास क्यूब है जिनमें 6 एक जैसे और एक थोड़ा हल्का वेट का है, हमें पहचानना है कि वो हल्का कैसे होगा। तो पहला तरीका होगा कि आप क्या करिए, 3 तराजू में वेट रख दीजिए और एक को साइड में कर लीजिए। अगर ये तराजू बराबरी में आ गए तो इसका मतलब कि यही खराब है, यही हल्का वाला है। लेकिन ये मान के चलते कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सही होगा। वो कह रहा है गारंटेड पहचानना है और मिनिमम एफर्ट में पहचानना है। तो पहला केस मान लेते हैं कि हमने माना कि ये वाला व्यक्ति इन दोनों में से कोई एक हल्का आ गया, क्योंकि एक हल्का अगर इन तीनों में दोनों में आ गया है तो पकड़ लेते हैं कि ये वाला हल्का आ गया है, कोई भी पकड़ लेते। अब इन तीनों टुकड़ों को आप फिर से तराजू पर रखिए, एक तरफ एक तरफ एक रख दीजिए। अब अगर ये दोनों बराबरी में आ गए तो हल्का वाला ये था,
अगर ये दोनों में से जो भी हल्का आ जाएगा तब भी पता चल जाएगा, पर इसमें पूरी तरह से गारंटी होगी, या तो इधर वाला हल्का था या इधर वाला, तब भी हमें दूसरे एफर्ट में मिल जा रहा है, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि दोनों बराबरी में आ जाए तो एक ही एफर्ट में आ जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है निश्चित रूप से। तो यहां किस्मत थी आपकी कि यहां पर ऐसा होगा, लेकिन अगर किस्मत न भी साथ दे तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन में भी हमें ज्यादा से ज्यादा 2 एफर्ट करने पड़ेंगे और हम बता सकेंगे कि वहां पर एग्जैक्टली क्या वेट आना चाहिए। तो आंसर ए सफिशिएंट था इसके लिए। ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी पिछली लहरों ने, जिसमें ईमेल और परेशान करने वाली वॉइस मेन्यू सम्मिलित है, नौकरियां खोने की चिंताओं को बढ़ाया, किंतु ऐसा कार्यान्वित नहीं हुआ। मतलब जो बीच में चर्चाएं आई थी कि अपने आप फोन कॉल पे बातचीत हो जाएगी तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तथापि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ अलग कर सकती है, और यदि ऐसा होता है तो इसके प्रभाव हितकारी हो सकते हैं। मानव अभिकर्ताओं को उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक का उपयोग करने जैसे क्रिएटिव और बेनिफिट कार्यों पर अधिक समय व्यतीत करने के लिए सुलभ करवाया जा सकता है, और इस प्रकार शुद्ध ग्राहकों को सुनने में कम समय व्यतीत होगा। मतलब लाइक यूजिंग फीडबैक टू मेक प्रोडक्ट एंड सर्विसिंग बेटर एंड देयर बाय स्पेंड लेस टाइम लिसनिंग टू इरिटेट कस्टमर। जो ऐसे लोग होते हैं जो बार बार परेशान करते हैं। क्या कहना चाहता है भाई साहब, एआई ग्राहक सेवा को संभाल ले तो मानव कार्मिकों के करने के लिए कोई काम नहीं बचेगा, नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि उससे ज्यादा सुविधाएं होगी कि हम दूसरे काम कर पाएंगे। इरिटेटिंग वॉइस मेनस एंड ईमेल कुड नॉट अचीव ह्यूमन रिडंडेंसी टू एक्सटेंड दैट एआई माइट। शुद्ध कर देने वाले वॉइस मेन्यू और ईमेल मनुष्य के अतिरेक को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सके। नहीं, शुद्ध करने वाले वॉइस मेन्यू नहीं, व्यक्ति जो उनको इरिटेट करते थे। एआई से प्रभावित कार्यस्थल में मानव हस्तक्षेप के मूल्य को अधिक संतुष्टिदायक कार्यों हेतु पुनः निर्देशन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन द वर्क प्लेस अफेक्टेड बाय एआई माइट बी एनहांस्ड थ्रू रिडायरेक्शन टुवर्ड मोर फुलफिलिंग टैक्स। ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी में पिछली लहरों के विपरीत एआई ने कार्मिक प्रतिस्थापन, नहीं, आंसर बेस्ट रहेगा इसमें केवल सी। उसका कारण है क्योंकि ऐसा उसने कहा नहीं है कि ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी ने पिछली लहरों के विपरीत एआई ने कार्मिक प्रस्तावन की चेतावनी दी, ऐसा कुछ नहीं, हो तो उल्टा फायदेमंद मान रहा है। तो शायद हमें कुछ समय मिल पाएगा, बेस्ट आंसर इसमें सी रहेगा। फिर कह रहा है कि कौन से निष्कर्ष, नई ग्राहक सेवा टेक्नोलॉजी के आगमन से निरपवाद रूप से नौकरी खोने का भय उत्पन्न होता है। नहीं, गारंटेड नौकरी नहीं जाती है, वो कह रहा है बिना अपवाद के जाती है। नहीं, ऐसे तो कई अपवाद है जहां नौकरी गई नहीं, प्राय पाया जाता है। तो पहला तो हम कहेंगे कि गारंटेड गलत हो जाता है, अजम्पशन बिल्कुल, निष्कर्ष बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राय पाया जाता है कि जब कतिपय कार्यों को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करते हैं तो नौकरी जाने के बजाय कर्मचारी नियोजन के वैकल्पिक माध्यम का पता चलता है। टेक्नोलॉजी का आगमन अपरिहार्य रूप से तनाव भरे परिणाम, अपरिहार्य मतलब स्ट्रेसफुल आउटकम हर बार नहीं लाता है। तो बिल्कुल गारंटेड वाली बात के रूप में ऑप्शन बी आएगा। थोड़ा एलिमिनेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आसपास के गांव की गैया साजी जमीन पर चरने आई थी और अब भी वहां हवा में कुछ ठंडक भरी ताजगी थी। होरी ने कई गहरी सांसें ली और उसे जी में आया कि कुछ देर वही बैठ जाए, क्योंकि दिन के बाकी समय में उसे लू लपट से मरना ही है। कई किसान जमीन के इस टुकड़े का पट्टा लिखाने को तैयार थे और अच्छी रकम की पेशकश कर चुके थे, पर ईश्वर भला करे, राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि जमीन चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी भी दाम पर उठाई नहीं जाएगी। यदि वह स्वार्थी जमींदार जैसा होता तो कहता गौए जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं तो क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं और मानते हैं कि जो जमींदार अपनी प्रथाओं को न पाले वह भी कोई आदमी है। मुझे लगता है ये मुंशी प्रेमचंद जी की कोई कहानी में से लिया गया है। सभी जमींदार कुछ अच्छाई, सभी जमींदारों में अच्छाई नहीं है। राय साहब के बारे में बताया तो सभी जमींदारों की तुलना ही नहीं कर सकते। गांव के साजे चारागाह उस गांव की गौओं के उपयोग के लिए नियत थे, बिल्कुल पुरानी परंपरा है। जमींदार परंपराओं में विश्वास रखते हैं तो वे अपनी प्रजाओं के प्रति अधिक चिंतित होते हैं। ये बात तो उसने गारंटेड कही है, मतलब तीसरा तो गारंटेड होना ही चाहिए। तो जमींदार परंपराओं में विश्वास रखते हुए अपनी प्रजाओं के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं, ये कहानी में वर्णित किया गया है। तो आंसर आएगा केवल और केवल सी। राय साहब की जोत की जमीन आजकल खेती के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही थी। स्वभाव से राय साहब दूसरे जमींदारों के जितने लालची तो नहीं थे, बिल्कुल ये बात, पर वो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत की बात पूछ रहा है। तो दूसरा वाला तो गारंटेड है, क्योंकि अगर वो लालची होता तो फिर वो जमीन की कीमत तो मांग ही लेता। मतलब आंसर में 3 तो गारंटेड आएगा, 1 और 4 से सब कुछ क्लियर होगा।
यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि राय साहब अपनी प्रजाओं को महत्व देते हैं और उनकी जीविका की रक्षा करना चाहते हैं। और 1 में कहा गया है कि राय साहब की जोत की जमीन आजकल खेती के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही। हाँ, ये खेती के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही थी, इसमें कहीं ना कहीं गौवे चराई करते थे, तो तीसरा तो गारंटेड रहेगा। पहला और तीसरी बात हम कह सकते हैं कि पता नहीं लगाया जा सकता। उसने पूछा, गलत पूछा है। राय साहब की जोत की जमीन आजकल खेती के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही थी, स्वभाव से इसका पता नहीं लगाया सकता। राय साहब चराई की जमीन पट्टे देकर कुछ पैसे बना सकते थे, यह दावे के साथ कहा जा सकता है। नहीं, तीसरा और चौथा मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि गलत पूछा है, उसने गलत पूछा है और इस कारण से इसका आंसर हम कहेंगे कि गलत पूछ रहा है कि क्या गलत होगा। तो सबसे पहली बात कि वह जमींदार से जितने लालची नहीं थे, ये बात सही है, तो सही है मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब गलत कौन सा है पहले और चौथे में? पहले वाली बात सही है कि आजकल उनकी जमीन का उपयोग इसमें नहीं होता था, हम कहेंगे चौथी वाली बात भी गलत है। तो तीसरा और चौथा, इसका आंसर सुधार दीजिएगा, इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि उसने गलत पूछा है कि गलत के रूप में क्या बात रहेगी। हमने जो आंसर शायद लगा दिया वो सही के रूप में लगा दिया। पूर्व दिशा की ओर अभिमुखित एक व्यक्ति 4 किलोमीटर सीधा चलता है, तो 4 किलोमीटर सबसे पहले ईस्ट दिशा में जाएगा, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर जाता है, ये 3 किलोमीटर चला जाएगा। उसके बाद वो फिर से लेफ्ट टर्न मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर वो अंत में लेफ्ट मुड़कर 3 किलोमीटर मतलब उसी लाइन में आ जाता है। तो हम कहेंगे कि 2 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर की दूरी है, ये बात तो कंफर्म हो गई। लेकिन यहां थोड़ी सावधानी बरतिएगा सभी लाल लाली। देखो, उसका जो प्रारंभिक से दिशा देखी जाएगी तो भले ही ईस्ट है, लेकिन प्रश्न में उसकी दिशा नहीं बल्कि उसका चेहरा पूछा है कि पर्सन किस दिशा में अंतिम बिंदु पर देख रहा है। तो देख तो उत्तर में रहा है 6 किलोमीटर, इसलिए आंसर पर गौर करिएगा। इसमें सिली मिस्टेक कई लोगों ने किया होगा। उसने पूछा है कि अंतिम स्थान पर जिस दिशा की ओर व्यक्ति अभिमुखित है, मतलब उसने ये नहीं पूछा है कि प्रारंभ की तुलना में व्यक्ति कहां है, बल्कि वो ये पूछ रहा है कि उसका चेहरा कहां पर है। इसलिए आंसर आएगा कि यहां पर आंसर 6 किलोमीटर नॉर्थ होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि यहां सावधानी देखिएगा, यूपीएससी में भी क्या वो देख लेती है। In a sequence of number, each number other than the first two is the sum of the two immediate preceding number. इसे कहते हैं फिबोनाची सीरीज। उसने कहा कि पहली संख्या 4 है, अगली संख्या 7 है, फिर दोनों को जोड़कर अगली संख्या बनती है, फिर दोनों को जोड़कर अगली संख्या बनती है, फिर दोनों को जोड़कर अगली संख्या बनती है, फिर दोनों को एडिट करते हुए अगली संख्या बनती है। उसने पूछा था कि छठवीं संख्या का मान क्या होगा, हम कहेंगे कि 47। 2 कंपनियां ए और बी में पुरुष कामगार का महिला कामगार से अनुपात, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशो 2 कंपनियों में है 13:10 है और 7:5 है। आगे वो कहता है कि महिला कामगार दोनों में सेम है, तो इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तभी दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। यहां पर अगर हम कहेंगे तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं हो जाएगी पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब महोदय कहता है कि ए कामगार में कुल संख्या का बी कामगार में कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो यहाँ 23 कर्मचारी है, यहाँ 24 कर्मचारी का अनुपात आ जाएगा। 23:24 का आंसर हमारे सामने रहेगा। मित्रों, जिनको ये हवा में जा रहा है तो मैं आपको बता दूं, मधुकर सर का पूरा कोर्स रहता है जहां पर सुकून से ये पढ़ाया जाता है। अभी तो आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इतनी स्पीड में है, तो आप बिल्कुल डरिएगा मत। हिंदी माध्यम के अंदर भी भले आपकी फाउंडेशन वीक है तो भी सर पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली सीसेट करवाते हैं। सो डोंट, मतलब ये नेगेटिविटी ना रखें कि नहीं हमारा नहीं हो सकता। मैं इसमें एक और चीज बताऊं सर, मैं एक चीज कंफर्म कह रहा हूं कि अगर किसी ने भी कंप्लीट क्लासेस की होगी तो मैं अभी भी दावा कर रहा हूं कि 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम गारंटेड बच के निकल आएंगे। इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि 80 में से कोई व्यक्ति इस समय 70 हल कर देगा, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं इतना मिलेगा। लेकिन हमें 35 क्वेश्चन का जो वचन था कि देखो भाई इतना तो हमें करना ही है, वो इस बार भी हुआ है, पर उसके लिए जरूरी है कि आपको पहचान और पेशेंस रहना चाहिए। अगर पेशेंस खो दिया बच्चे ने तो फिर उसके लिए तकलीफ हो जाएगी सर। और दूसरा मित्रों, इवन जो लेंथीएस्ट सवाल थे वो कितना अंतर होगा दोनों में, वो भी सर ने स्टेप बाय स्टेप कराया। आप सोचिए अगर कोई एआई से जवाब बना के लाया होता तो उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं, वो स्टेप भूल जाता, गिनती में गलती करता। तो ये रियल ओजी हैं सीसेट के।
और कैट एग्जाम के भी नहीं, रियल में सर ये बात आपने जो सही कही ना, अगर एआई से बेस बनाऊंगा ना, जैसे मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन किए ही नहीं हल सर, अब बिल्कुल मैं थक गया था कि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने लास्ट 10 क्वेश्चन अपनी टीम से करवाए हैं। अब वो टीम ने जो बता दिया है, मैंने कहा भाई अब देखो फॉर्मल आंसर क्या आएगी, तब भले मैं उसका 10 क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, लेकिन अभी जितना कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद सॉल्व करते हैं तब पता चलता है कि कहां कितना समय लगेगा। एआई तो बस आंसर बता देगा, पर उसकी स्टेप का टाइमिंग तो हमें पता चलेगा जब हम हाथ चलाएंगे। और इसी कारण से मैंने कहा कि पेपर बहुत लेंदी दिया था। अब जैसे ये वाला सवाल तो और भी गंदा था, दो भिन्न संख्याएं एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उनमें से एक संख्या का घन है। अब यहां पर अगर हम कंसेप्ट की बातचीत करें, दो भिन्न संख्याएं एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो हमेशा ए इंटू बी के बराबर होता है। वो कहता है कि इनमें एक संख्या उस संख्या का क्यूब है। अब जैसे क्यूब क्या हो सकता है, 1, 8, 27, 64। तो हम अगर मान लीजिए कि 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1, यहां पर एक संख्या दूसरी संख्या का क्यूब भी बन रही है, या 2 इंटू 4, यहां पर कोई पेयर ही नहीं बन पाएगी। 1 इंटू 8 में कोई पेयर नहीं बन पाएगी, लेकिन 27 में 3 गुना में 9, 1 गुना में 27, 64 में 2 गुना में 32, 4 गुना में 16, फिर हम कह सकते हैं कि 8 गुना में 8, इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाने। फिर वो कहता है कि संख्याओं के बीच का अंतर एक सम संख्या होगा। मतलब अगर आपने कोई भी संख्या ली, मान लीजिए कि इन दोनों को ले लिया, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस एक इवन नंबर होगा। और फिर दूसरे में कहता है कि संख्याओं में से एक संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, तभी यह शर्त पूरी हो पाएगी कि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या उसका पूर्ण वर्ग होगी, तभी यह शर्त पूरी हो सकती है। तो यहां पर भी इतना एनालिसिस और इतनी वेरिएशन करने पड़ रहे हैं कि यह चीज हर जगह प्रूफ नहीं हो रही है, लेकिन यह चीज हर जगह पर प्रूफ हो जा रही है। तो हम कहेंगे ऐसे कई केसेस बनाएंगे तब जाकर आएगा। अब ये सवाल मेरा सजेशन होता है कि स्किप करो, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे लगभग 3.5 से 4 मिनट लग गए। स्टूडेंट कैसे इतना फास्ट कर पाएगा, स्ट्रेस में बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि x और y, अच्छा सवाल है, 4x 5y 790, ये 11 से डिवाइड है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल को हमने पढ़ा है, ऑड पोजीशन इवन पोजीशन, तो +4 5 7 और 0। हम कहेंगे कि 9 और 7 16 आ रहा है सम। अब हमें इन तीनों का सम भी 16 चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस 9, ऑलरेडी 9 है, मतलब 16 में से 9 गए तो x प्लस वाई का वो जोड़ पूछ रहा था। हम कहेंगे कि x प्लस वाई का जोड़ 7 आएगा, तभी वो 11 से विभाजित हो पाएगा। और ये क्लास में मैराथन कक्षाओं में भी कवर कराया गया है। इसका आंसर आएगा डी। फिर आता है कि सर ये लंबा सा उन्होंने पूछ लिया, और ये भी स्पोर्ट्स वगैरह का होता है तो थोड़ी तो मुश्किल आती है। हालांकि सर तो आपको सुनकर अचरज होगा, बताइए। ये एडिटोरियल का सवाल है सर। एक एडिटोरियल आया था, एक्चुअली एक मैच चल रहा था नोवाक जोकोविच का। उस समय एक हॉलीवुड के बहुत एक्शन हीरो है, तो वो बुढ़ापे में अब नींद आ गई, तो लोगों ने कई प्रकार के कमेंट्स कर दिए थे। तो उस पर एक व्यक्ति ने, मतलब एडिटोरियल में ऐसा लिखा था कि देखो यार, एक्शन हीरो अपनी जमाने में रहे होंगे, लेकिन अब वो 64 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में भी तो देखो उनको। तो उस पर एज इट इज लिख डाला है। क्या यह धूप छाव भरा परिवेश था, स्ट्रॉबेरी और क्रीम थी, सेंटर कोर्ट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच के विरुद्ध फ्लेवियो कोबोली की अप्रत्याशित गलती की कुंठा थी, या नितांत लोक जीवन के तीसरे पड़ाव में किसी 64 वर्षीय व्यक्ति होने का असहनीय बोझ मात्र था। जो भी कारण रहा हो, अभिनेता ह्यू ग्रांट समानुभूति के पात्र है। विंबलडन के रॉयल बॉक्स में बैठे थे, उनके बगल में ब्रिटेन के सुसज्जित और पर्याप्त रूप से विश्रांत दर्शक थे जो पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल देख रहे थे। तभी अभिनेता ने शांत भाव से जो कुछ किया वो पराकाष्ठा थी। सिर एक ओर झुका हुआ, आंखें बंद, सर्वथा निश्चिंत, और उन्होंने झपकी ली। एक अप्रत्याशित एस सर्व करने के लिए ग्रांट की प्रशंसा की जानी चाहिए। उस छोटे सुखद क्षण में उन्होंने केवल झपकी भर नहीं ली, बल्कि उन्होंने समर्पण का एक सुरुचिपूर्ण उदाहरण रख दिया। आलस्य के प्रति नहीं, किंतु सीमाओं के प्रति। समाज के कठोर प्रदर्शन मानदंड के ऊपर शरीर के निश्चल विवेक के प्रति विंबलडन का टेनिस तो चल ही रहा था। निरंतर रूप से निद्रा वंचित ने खोज निकाला एक प्रमुख अभिनेता को, एक्शन का नहीं बल्कि विश्राम का।
क्या कहना चाहता है? इस पराकाष्ठापूर्ण कृत्य के लिए सौम्य समर्पण को भी उत्तरदायी माना जा सकता है, जहां व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य करता है। उम्र और अन्य कारकों के चलते अपनी सीमाओं के प्रति आत्मसमर्पण करने को आलस्य के साथ सम्मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये बात वो बताना ही चाह रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति आलस्य नहीं, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे चुका है। प्रमुख अभिनेता सामान्यतः तो उसे कहते हैं जो किसी चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इस उदाहरण का निहितार्थ यह है कि ह्यू ग्रांट किसी एक्शन हीरो की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी विश्राम लेते हुए व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। इस तरीके की बातचीत तो बिल्कुल नहीं की गई है। हम कहेंगे कि दोनों बातें 1 और 2 के रूप में इसमें साबित की जा सकती है कि हाँ, जहां व्यक्ति की सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध, लोग इसकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये तो एक्शन हीरो है, ये कभी थक ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन से सही है? रॉयल बॉक्स में बैठे ह्यू ग्रांट सेंटर कोर्ट में फ्लेवियो कोबेली और नोवाक जोकोविच के बीच चल रहे पुरुष सेमीफाइनल मैच देख रहे थे। तो उसने कहा था मैच के बारे में अगर हम जानकारी ढूंढे तो गतिशील कुंठा थी या नितांत लोग जीवन के तीसरे पड़ाव में था, और सहानुभूति विमल्डन के रॉयल बॉक्स में बैठे वो एक मैच देख रहे थे, क्वार्टर फाइनल, एकल क्वार्टर फाइनल था वो। तो पहली वाली बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है, सेमीफाइनल। तो हम पहली वाली को कह देंगे कि भाई आप तो चले जाओ। इस प्रसंग में टेनिस के खेल के लिए एक पदयुक्त वाक्यांश है, अप्रत्याशित एस का प्रयोग ह्यू ग्रांट की झपकी लेने के स्वाभाविक कृत्य को प्रमुखता से दिखाने हेतु किया गया। एक ऐसा कृत्य जिसे अपकीर्ति के रूप में देखा गया। ग्रांट ने समाज की मांगों को अपने शरीर के विवेक के अधीन कर दिया। नहीं, समाज की मांग के खिलाफ ग्रांट ने अपना व्यवहार दिखाया कि भाई अब मेरा शरीर ही साथ नहीं दे पा रहा है। आंसर डी आना चाहिए। ऐसा ही सर, एक और प्रश्न सर आपकी यहाँ मैं अनुमति चाहूंगा। बिल्कुल सर। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी रिकॉर्ड है सर का, एक ही दिन में जीएस और एक ही दिन में सीसेट का पेपर करना। और चलो जीएस के अंदर तो फिर भी कर सके आदमी, मतलब पूरा इंटरनेट है, इसमें कैसे करेगा? तो ये सर की उपलब्धि है। और लेट्स क्रैक हिंदी चैनल सर जो आप सीरीज सब चला रहे हैं उनको अवश्य फॉलो करें। सर के कोर्सेज भी अनस्टॉपेबल अनअकैडमी चैनल पर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो सर सौभाग्य है हमारा, और थोड़ा मुझे दुख हो रहा है कि नहीं आप आए, अच्छा लगा मुझे उल्टा कि भाई बीच में कोई मोटिवेशन, क्योंकि अब हॉल में मतलब मुझे लगता है वहां बाहर भी कोई नहीं होगा अभी तो। अपन सर बहुत सर से आप प्रेरित हूँ, मेहनत करते रहिए, जोश के साथ पढ़ते रहिए, नेगेटिविटी ना रखें कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता या पढ़ना तो पड़ेगा। सो सर थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात सच्चाई ये है कि दोपहर के 4:30 बजे से लेकर तो अभी तक खाना नहीं खाया मैंने, क्योंकि खाना आ नहीं पाया था। हाँ, सतत लगे और टाइम मिल भी नहीं पाया है। तो अभी देखते सर 12:30 तक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री हो जाएंगे। यस सर, मैं आपकी अनुमति। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा देश अपने श्रम उत्पादकता अंतराल को टेक्नोलॉजी अग्रणी देश से पाटते हैं, अभिसरण सिद्धांत पर आधारित है। मतलब एक थ्योरी बताई गई। अभिसरण मॉडल आर्थिक युगों को 3 भागों में बांटता है। पहला है बैक विचलन, फिर दूसरा है कैचअप करना, तीसरा है सामंजस्य। यह आर्थिक इकाइयों को भी 2 श्रेणियों में बांटता है। एक तो प्रौद्योगिकी अग्रणी देश होते हैं जो टेक्नोलॉजी में लीडर होते हैं, और एक टेक्नोलॉजिकल फॉलोअर होते हैं। यह प्रक्रिया एक नई टेक्नोलॉजी के विकास के साथ प्रारंभ होती है, जैसे कि 3 मिलियन वर्ष पहले अपमार्जन की क्रांति हुई थी, 1 मिलियन साल पहले हंटिंग की क्रांति हुई थी, 12,000 साल पहले फार्मिंग की क्रांति हुई थी, और 200 साल पहले इंडस्ट्रियल क्रांति हुई थी। इस विचलन के चरण में, मतलब पहले फेज में, टेक्नोलॉजी वाले जो अग्रणी देश होते हैं वह प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, किंतु टेक्नोलॉजी अनुयायी देशों के लिए अपरिवर्तित रहती है। बराबरी के चरण में अनुयायी देश अपनी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और प्रौद्योगिकी अग्रणी देशों के साथ अपने प्रति व्यक्ति आय के अंतराल को कम करते हैं। बेहतर सामंजस्य के चरण में जहां प्रतिभागी देश वर्धमान रूप से निशेष होती टेक्नोलॉजी के अवशिष्ट लाभों के दोहन का प्रयास करते हैं, अग्रणी देश और अनुयायी देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर हो जाती है। तो विचलन के चरण में प्रौद्योगिकी अनुयायी देशों के लिए आर्थिक प्रगति धीमी रहती है, जो अनुयायी देश रहेंगे उनके लिए आर्थिक प्रगति बिल्कुल धीमी रहेगी, या हम कहेंगे प्रगति होती ही नहीं है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। तो अभी देखते हैं, बराबरी करने के चरण में अग्रणी देशों की गति रुक जाती है और इसलिए अनुयायी देश अपने अग्रणी देशों के बीच के अंतराल को पाटते हैं। ये भी हो सकता है। बेहतर सामंजस्य के चरण में टेक्नोलॉजी निशेष हो जाती है, जैसे कि यह थी। बेहतर सामंजस्य के चरण में टेक्नोलॉजी निशेष हो जाती है जैसे कि यह थी, और अग्रणी देश एक अनुयायी देश दोनों अवशिष्ट लाभों का दोहन करने का प्रयास करते। दोनों नहीं, केवल जो है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में समानता आ जाती है। मैं आपको पीछे ले जाता हूं। उसमें कहा है कि पाटे बेहतर सामंजस्य के चरण में जहां प्रतिभागी देश वर्धमान रूप से निशेष हेतु प्रौद्योगिकी अवशिष्ट लाभों के दोहन का प्रयास करते हैं, अग्रणी देश और अनुयायी देशों में प्रति व्यक्ति आय समान हो जाती है।
औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपमार्जन चरण के बाद आई, जो आखेट के चरण से पूर्व थी, जिसके बाद कृषि का आगमन नहीं। तो हम कहेंगे चौथी वाली बात तो गारंटेड गलत है, और अगर चौथी वाली बात गारंटेड गलत है तो पहला और दूसरा इसमें आंसर आएगा, सी आंसर इसमें आना चाहिए। अभिसरण मॉडल राष्ट्रों को आर्थिक प्रगति के 3 चरणों में विभाजित करता है। अभिसरण सिद्धांत के केंद्र में श्रम और उत्पादकता के बीच अंतराल को पाटना सम्मिलित है। प्रौद्योगिकी अग्रणी देश विभिन्न आर्थिक युगों में प्राय पहले पहुंचते हैं। यह प्रस्तुत अभिसरण सिद्धांत द्वारा तय की गई कालावधि का विस्तार है, लगभग 4 लाख। अब इतना तो एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, पर हम अगर बातचीत करें तो यहां पर मेरे हिसाब से आंसर जो आना चाहिए था, अभिसरण सिद्धांत के केंद्र में श्रम और उत्पादकता के बीच अंतराल को पाटना सम्मिलित है। नहीं, यहां पर श्रम और उत्पादकता का अंतराल नहीं होता, बल्कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बातचीत की जा रही है। तो चौथा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट इतना वर्णित तो नहीं है कहीं पर भी। हम कहेंगे कि प्रौद्योगिकी अग्रणी देश विभिन्न आर्थिक युगों में प्राय पहले पहुंचते हैं। ये बात बिल्कुल गारंटेड सही है, बट अगर यूपीएससी माई बाप ने 2 और 3 कह दिया तो हम तब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। डी तो नहीं आएगा, इसका आंसर सी आना चाहिए। एक मिश्र धातु P में भार के अनुसार 20% तांबा और 80% जस्ता है। मतलब तांबा, कॉपर और जिंक के बीच का जो अनुपात है वो 1:4 है। दूसरे में वो कह रहा है तांबे 60 और 40 3:2 का अनुपात है। तो वो कह रहा है कि P और Q के एक तीसरी मिश्र धातु बना रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि इस प्रकार तैयार करना है कि तांबा और जस्ता की मात्रा बराबर रहे। इसका मतलब यहां पर 1:1 आ जाए, तो 1/5 पूरा तांबा तांबा लेकर रिलेशन निकाल देते, एलिगेशन लगा दे रहा हूं मैं, 3/5 और ये आ जाएगा 1/2। तो एलिगेशन अगर आपको इसकी क्वांटिटी चाहिए तो इसका डिफरेंस निकालिए, अगर इनकी क्वांटिटी चाहिए तो इसका डिफरेंस निकालिए। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, और यहां पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/5। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 10, यहां पर 6 और 5, 1/10, यह आ जाएगा 1:10। यहां पर भी एलसीएम आ जाएगा 10, तो यह आ जाएगा यहां पर 5 और 2, 3/10। तो 1/10 अनुपात 3/10, 1:1:3 में अगर हम इसको मिला देंगे तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एलिगेशन के रूप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक 2 अंकीय संख्या जिसमें भिन्न अंक है, बी एक 2 अंकीय संख्या जो एक के अंकों को पलट कर। तो ये कई बार हमने देखा है, ये 9 के मल्टीप्लाई के अनुसार ही आंसर जब भी आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डिजिट जो भी यूज किए गए हैं उनमें 3 का डिफरेंस होगा। मतलब ये 14 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 47 हो सकता है, 58 हो सकता है, या फिर 69। 3 का डिफरेंस रहेगा। मतलब ऐसी कुल 6 संख्याएं बनाई जा सकती है, 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये अच्छा सवाल था, इसको किसी ने नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल +1 -1 +1 -1 का खेल चल रहा है। 3 प्रकार के आयताकार टाइल्स में, अब उसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कि हमें एरिया देखना है, हमें 3 गुना में 100 वाला एरिया बनाना है। तो कह रहा है एक्स और वाई नंबर ऑफ टाइल्स, विभिन्न आकार के टाइलों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। तो अधिकतम संख्या तब लगेगी जब साइज छोटे से छोटा लेंगे। तो छोटे से छोटा साइज हमारे पास 9 स्क्वायर वाला टाइल्स है, मतलब 9 एरिया वाला टाइल्स है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें सेट करना है इसको पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं इसमें लगभग आप 33 टाइल्स ले सकते थे, बट फिर पूरा एरिया कवर नहीं होगा। तो हम इसमें क्या कर लेंगे कि 31 टाइल्स ले लेते हैं। 9 से 9 3 27, 279। अब बच गया 21 का एरिया। तो 7 गुना में 3 की एक टाइल्स लग जाएगी, मतलब कुल 32 टाइल्स मैक्सिमम लग सकते हैं। मिनिमम टाइल्स के लिए बड़ी सी बड़ी टाइल्स ले लीजिए। तो बड़े से बड़े टाइल्स ये वाले हैं, 33 वाले। तो 33 वाले में हम लोग इसमें 8 टाइल्स ले लेते हैं। तो 8 3 24, 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26। अब बच गया 36। 36 के लिए 4 टाइल्स 3 वाले ले लेंगे। तो ये हम कहेंगे 8 और 4 12 टाइल्स लग जाएंगे। डिफरेंस 20 टाइल्स का आ जाएगा, और 20 से बड़ा डिफरेंस है ही भी नहीं, तो सोचना ही नहीं है। ए आंसर आएगा इसमें, ए आंसर आएगा।
एक रेलगाड़ी को 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि अब देखो मैं इसमें बता देता हूं, बाय ऑप्शन लेकर चलेंगे। अगर हम इसमें 200 किलोमीटर मान लेते हैं तो पहली बार जब वो चली तो 200 किलोमीटर वो नॉर्मल चलती है, फिर 400 किलोमीटर वह आधी होकर चलती है और फिर बची हुई 200 किलोमीटर की वो दूरी तय करती है। देखो तो पहली बार अगर हम कहेंगे कि वो 200 किलोमीटर के हिसाब से चली होगी, फिर उसका दुर्घटना हो जाता है तो 100 के हिसाब से चली होगी, फिर मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है तो 1/4 हो जाती है जो भी उसकी चाल थी। अगर यहाँ रिवर्स हो जाता तो पहले वो 200 किलोमीटर की दूरी को कवर करती, मतलब एक प्रकार से, फिर यहां पर उसको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद सीधा 50 हो जाता और 50 के बाद 25। तो जनरली ये दूरी और ये दूरी तो वो सेम स्पीड से कवर कर रहा है, डिफरेंस यहीं पर 4 घंटे का आएगा। अगर वो 400 किलोमीटर की दूरी 100 के हिसाब से तय करेगा तो 4 घंटे लगेंगे, और वो 400 किलोमीटर बीच की दूरी 50 के हिसाब से कवर करेगा तो 8 घंटे तय करेंगे। केवल इसी सिचुएशन में 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, ऐसा उसने लिखा है। तो ये कंडीशन केवल और केवल 200 किलोमीटर में ही सेट हो पा रही है, 200 में ही सेट हो पा रही। यहां देखना 100 में सेट होती है क्या भला? एक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का चयन 3 घटकों के प्रदर्शन पर होता है। ये सवाल अच्छा सवाल है। मैं कहूंगा कि यहां वेटेज दे दिया गया है। अगर आपको याद हो, एवरेज में x बार बराबर n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा कि स्कोर कितना आया। 3 लोगों को चयनित करना है। तो पहले को 5 नंबर मिले थे और 0.2 का वेटेज था, दूसरे को 4 नंबर मिले थे, 0.3 का वेटेज था, 6 नंबर मिले थे, 0.5 का वेटेज था, और ये तीनों जोड़कर 1 आ रहा है। तो नीचे कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, यह आ जाएगा 5 × 2 1.0, 1.2 और ये 3.0। तो हम कहेंगे कि यह 3 और 1 4, 5.2 की वैल्यू आ रही है। ऐसे ही हम दूसरे के लिए निकालेंगे, ऐसे तीसरे के लिए निकालेंगे, चौथे के लिए निकालेंगे। तो जनरली 2 लोग ऐसे आ जाएंगे जिनका 5.2 से बहुत कम मान आएगा। 3 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए मिनिमम 5.2 का ही कट ऑफ आपको रखना पड़ेगा, तभी 3 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। 5.2 का कट ऑफ आपको रखना पड़ेगा। फिर है जीएस का सवाल डाल दिया एक तरीके से। जलवायु परिवर्तन पर पर्यावरणीय निम्नीकरण के प्रभाव को देखते हुए मानव के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना एक अस्तित्वपरक अत्यावश्यकता है। जलवायु परिवर्तन में मानव हस्तक्षेप के योगदान की सीमा के संबंध में वैज्ञानिक सर्वसम्मति नहीं हो पाई है। पर्यावरणीय सक्रियतावाद में जलवायु संबंधी भय का प्रसार करना और अन्य अतिवादी दृष्टिकोण सम्मिलित है, जो प्राय जलवायु परिवर्तन को नकारने वाले लोगों का केंद्र बिंदु होता है। वो कह रहा है कि इसके बाद फिर बताइए कि S3S1 का काउंटर पॉइंट है, S3 S1 और S2 से संबद्ध है, S2 S3 के लिए कारण हो सकता है। बिल्कुल, जो S2 की बातचीत है वही कारण है S3 के लिए। तो हम कहेंगे तीसरी वाली बात गारंटेड आ रही है, बाकी पहले में और दूसरे में ऐसा कोई काउंटर पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। डी आंसर आएगा इसमें, डी आंसर। S3 S1 और S2 से असंबद्ध नहीं है, S3 में कही गई बात कहीं ना कहीं S2 से जुड़ी हुई है। फिर यहां पर ये पहली बार आए थे सवाल, पहली बार ये अच्छे सवाल है। क्रिकेट कप्तान और टीम के सदस्यों के बीच जब भी बातचीत होगी तो इनफॉर्मल बातचीत होती है। मैं थोड़ा अंग्रेजी कर देता हूं क्योंकि मुझे भी हिंदी नहीं समझ में आएगा उतना। तो एक तो इनफॉर्मल बातचीत होगी लेकिन वह ओपन एंडेड रहेगी। लेकिन वही बातचीत जब हम बात करते हैं वाइस चांसलर और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के बीच में, तो वो फॉर्मल भी रहेगी और वह नियमों के अंतर्गत बनी भी रहेगी। इसका मतलब वो फॉर्मल भी होनी चाहिए और नियमों के अंतर्गत भी बनी होनी चाहिए। और क्रिकेटर की जो बातचीत होगी वो इनफॉर्मल होगी, और इनफॉर्मल के साथ साथ वह बिल्कुल ओपन एंडेड वाली हो सकती है। हम कहेंगे कि इसमें आंसर आएगा ए। फिर है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम बताया जाता है इंटीमेट अ डायरेक्टिव, मतलब हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसका आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 आएगा। ये जो BCC होता है ये इसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए दिया जाता है, तो सी का आना चाहिए 2, सी का आना चाहिए था 2, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए होता है। फिर है सांस्कृतिक विविधतापूर्ण कार्मिक वाले किसी कार्यालय में एक तरीके से झगड़ा शुरू हो गया है कल्चरली डाइवर्स पर्सनल में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर।
कार्मिकों को उन गतिविधियों को करने का निर्देश दिया जाएगा। निर्देश नहीं दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर निर्देश देंगे तो फिर से वो नाराज हो सकते हैं सांस्कृतिक के कारण ही। नेतृत्व एक बातचीत है, एक दूसरे के दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। आंसर आएगा केवल तीसरा। पहला और तीसरा नहीं, केवल तीसरा आना चाहिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, माई बाप 1 और 3 कह सकते हैं, बट तीसरा आना चाहिए केवल। फिर है बैरियर टू कम्युनिकेशन एग्जाम्पल। तो इसमें सिमेटिक बैरियर, कॉग्निटिव बैरियर, अफेक्टिव बैरियर। अगर आप इसको देखेंगे तो सामाजिक लांछन का जो भय होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इसे हम कहते हैं कि अर्थगत एक प्रकार से प्रॉब्लम हो गई है। तो जब अर्थगत प्रॉब्लम होती है तो ए का टू रहेगा। किसी शब्द का अन्यथा अर्थ ग्रहण करना, तो ए का टू रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक पर डिपेंड करता है। एक रिपोर्ट लिखते समय आपको निम्नलिखित उद्देश्य पर आधारित एक प्रश्नावली तैयार करनी है, पर्यटकों द्वारा मौके पर भरा जाएगा। पहाड़ों में किसी झील वाले गंतव्य स्थल के निकट एक परिवारोन्मुख अवकाश रिसोर्ट स्थापित करने की व्यवहार्यता का निर्धारण करना। तो परिवार का आकार, बजट, परिवार में उपार्जकों की संख्या, कितने लोग कमाते हैं, खाद्य एलर्जी वाली बातचीत की जरूरत ही नहीं है, तो हम कहेंगे केवल 1 और 2। एलर्जी तो तब जब रहना शुरू कर देंगे, अभी तो बसने तो दीजिए। सर्कुलर लेटर जो जारी किए जाते हैं, सर्कुलर लेटर के बारे में, तो परिपत्र प्राय लोगों के एक समूह को संबोधित करते हैं। अमानक अनुकूलित अंतर्वस्तु परिपत्रों की विशेषता होती है, नॉन स्टैंडर्ड और कस्टमाइज कंटेंट नहीं होता इसमें, जबकि सर्कुलर लेटर पूरी तरह से कस्टमाइज होता है, तो दूसरा नहीं आना चाहिए। Circular letter are used to intimate appraiser increment of employee with organization. Circular letter are less cost effective than personalized and specific recipient direct। नहीं, so ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वैसे तो इसमें और ऑप्शन बन सकते थे, जैसे 1 और 3 बन सकता था। 3 भागीदार एबीसी ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो हम कहेंगे कि जो प्रॉफिट का रेशो होता है वो हमेशा ही पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशो के अनुपात में होता है। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है पूरी तरह से। पहला व्यक्ति 1/3, दूसरा व्यक्ति 1/4, 1/4, तीसरा व्यक्ति पूरे टाइम पीरियड के लिए बचा हुआ जितना भी पैसा है 1/3 प्लस 1/4, तो यह आ जाएगा 12, तो यह आ जाएगा 7/5/12 का इन्वेस्टमेंट था। तो हम अनुपात निकालेंगे तो 1/9, 1/16, 5/12 का अनुपात। थोड़ा सा अनुपात को और बेटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम का मल्टीप्लाई, 144 का मल्टीप्लाई सब जगह पर कर देंगे हम लोग। तो आंसर आ जाएगा 16:9:12। तो अब हमसे कह रहा है कि सी का कितना रहेगा। अगर इस पूरे के पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे, 144 गुना में 12, 60, मतलब 12 कैंसल, 60 आ जाएगा। तो हम 60 को अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60/20, 85 इंटू 17,000। तो हम कहेंगे कि 12,000 अकेले सी को मिल जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 2 रसायन जो एक दूसरे में अभिक्रिया नहीं करते हैं, 10 लीटर रसायन ए है, अगर आप 3 बार मिलाते, केवल 10 लीटर में प्योर मिलाते तो 3 लीटर ये बन जाता, पर वास्तविक रूप में वो 3 लीटर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने मिश्रण को निकाला है 2 बार। तो इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 2.71 के आसपास आ जाता है, मतलब लगभग 27% के आसपास बी पात्र में से पानी सॉल्यूशन निकाला गया है। एक दुकानदार सपूतगी करने वाले कर्मी को नियोजित करता है। ए शॉपकीपर एम्प्लॉय डिलीवरी बॉय एंड गिव हिम मोटरसाइकिल फॉर हिम। मैं इसको सवाल को हल नहीं कर रहा हूं, बस बता दे रहा हूं। देखो, उसे कंफर्मली 100 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा नहीं करनी, लेकिन ये तो बताओ कि हर डेस्टिनेशन का गैप कितना होगा। अगर ये नहीं पता है तो हम कैसे बता देंगे कि वो 500 रुपए कैसे कमाएगा। आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी।